नमस्कार मित्रों, आज हम लोग एग्ज़ाम समय के साथ जुड़ेंगे। हिंदी की क्लास को लेकर के आप लोगों के बीच में हम आए हैं। मैं एस उपाध्याय। जो मैं हिंदी का मटेरियल आप लोगों को दूंगा, जो हिंदी का नोट्स प्रोवाइड कराऊंगा, आप एक बात जान लीजिएगा कि वनडे एग्ज़ाम में सिविल के आईएएस को छोड़ दिया जाए तो पीसीएस तक का मैं कवर कराता हूँ। एक ही तैयारी से, एकमात्र तैयारी से आपके पीसीएस तक की जितने भी हिंदी से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे सब आपके टेस्ट हो जाएंगे। तो एक बार हम देखते हैं, पहले हम अपने सिलेबस पर फोकस करते हैं कि आखिर हमें पढ़ना क्या क्या है। तो पढ़ने के साथ हम देखते हैं तो सबसे पहले हमें नज़र आता है कि हिंदी देखते हैं कि आखिर हिंदी शब्द की उत्पत्ति, पहले हम हिंदी शब्द की उत्पत्ति के बारे में जानते हैं कि आखिर हिंदी शब्द की उत्पत्ति हुई कैसे। हिंदी शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई, कोई भी चीज़ पढ़ने से पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ये आया कैसे, इसका परिभाषा क्या है, ये इसका प्रयोग कहाँ है और हमारे लिए इसकी ज़रूरतें कितनी हैं। तो हिंदी शब्द की उत्पत्ति के बाद फिर हम देखते हैं कि हिंदी साहित्य के इतिहास के बारे में कि हिंदी साहित्य का इतिहास क्या है, हिंदी साहित्य का इतिहास बना कैसे, हिंदी साहित्य आया कहाँ से। उसके बाद हमारा नंबर आता है व्याकरण। व्याकरण की यदि हम बात करें तो व्याकरण में सबसे पहली चीज़ें होती है कि आखिर ये व्याकरण क्या है। तो व्याकरण में देखेंगे कि व्याकरण की एक परिभाषा होती है कि व्याकरण वह विद्या है जिससे हमको शुद्ध शुद्ध लिखना, बोलना, पढ़ना आ जाए। वेदांग के 6 पार्ट्स होते हैं, जिसमें तीसरा पार्ट्स आपका व्याकरण होता है। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरूक्त, छंद, ज्योतिष, तीसरा पार्ट व्याकरण होता है। और व्याकरण को वेद का मुख कहा जाता है और ये हम लोगों का भी मुख व्याकरण ही है। हम किसी के सामने अपनी पर्सनालिटी को लेकर के जाते हैं तो वहाँ पर सबसे पहले हम अपने वाक क्षमता के अनुसार अपने पर्सनालिटी को डेवलप करते हैं और उसी आधार पर व्याकरण का पढ़ना और पढ़ाना उतना ही जरूरी है जितना कि जीवन जीने के लिए हमें ऑक्सीजन और पानी की ज़रूरत होती है। तो हम आते हैं, देखते हैं फिर ये व्याकरण में चैप्टर हमें जो जो पढ़ना है इस पर हम थोड़ा फोकस करेंगे। पहला चैप्टर हमारा होता है वर्ण व्यवस्था से। पहला चैप्टर शुरुआत यहीं से करते हैं हम वर्ण व्यवस्था से। वर्ण व्यवस्था के बाद नंबर आता है संधि का। नेक्स्ट चैप्टर है आपका समास, नेक्स्ट है रस, नेक्स्ट छंद, अलंकार, कारक, प्रत्यय, उपसर्ग, विलोम, पर्यायवाची, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, अव्यय, मुहावरा, वर्तनी, अनेकार्थी। इसके बाद जो हमारा नंबर आता है हमारा फिर है विराम चिन्ह। विराम चिन्ह से भी क्वेश्चन ठीक ठाक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 1-2 क्वेश्चन हमेशा यहाँ से पूछे जाते हैं। फिर इसके बाद आता है हमारा निपात। आजकल एग्जाम में एक नया ट्रेड चला है निपात क्वेश्चन पूछने का।
या एक क्वेश्चन आता है समुच्चारित शब्दों का भिन्नार्थक अर्थ। और दूसरा एक आपका आता है अपठित गद्यांश या पद्यांश। अपठित गद्यांश या पद्यांश, यहां से क्वेश्चन आते हैं। और ये पूरा मिला करके एक हमारा नया चैप्टर तैयार होता है, जिसे हम 1/4 किसी भी वनडे एग्जाम में यदि हिंदी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो 1/4 इनकी संख्या होती है। मान लीजिए एसएससी जीडी का यदि क्वेश्चन है, एसएससी जीडी यदि एसएससी जीडी का क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन आता है, इसमें 25 क्वेश्चन आपके अकेले हिंदी के होते हैं। एसआई का एग्जाम है, 160 क्वेश्चन है तो 40 क्वेश्चन अकेले हिंदी के होंगे। यूपीपी का एग्जाम हो रहा है, 150 क्वेश्चन है जिसमें 37 क्वेश्चन हिंदी के होते हैं। लेखपाल का एग्जाम है, लेखपाल में यदि देखते हैं तो 25 क्वेश्चन अकेले हिंदी के होते हैं। यानी आपके सिलेक्शन के लिए हिंदी का बहुत बड़ा रोल होता है। हम रोल इसलिए कहा जाता है कि कम पढ़ करके और बहुत अच्छा स्कोर आप खड़ा कर सकते हैं। तो यूँ कहा जाए कि 25 क्वेश्चन यदि लेखपाल में आ रहा है, 25 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए 5 मिनट आपके लिए बहुत है। यदि क्वेश्चन आपको आ रहा है तो 5 से 7 मिनट और 2 से 3 मिनट आपको बबलिंग करने में, यानी यूँ कहा जाए तो 10 मिनट में आप 25 क्वेश्चन बड़े आराम से कर लेंगे। शेष जो समय आप बच रहा है वह जीएस पर दीजिए, रीजनिंग पर दीजिए, मैथ पर दीजिए। लेकिन लेखपाल में देखें तो 10 से 12 मिनट 2 मिनट और बढ़ा सकते हैं आप। 12 मिनट में 25 क्वेश्चन आप बड़े आराम से कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको करना क्या होगा कि हमारे ऑनलाइन चैनल पर आपको जुड़ना होगा, एग्जाम समय को देखना होगा, और एग्जाम समय को देखने के बाद जो आपको समस्याएं आ रही हैं सब्जेक्ट से संबंधित, आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बता सकते हैं। तो आगे देखते हैं हम। चलिए शुरुआत करते हैं हम हिंदी शब्द की उत्पत्ति से। हिंदी शब्द की उत्पत्ति कहां से होती है? आखिर हिंदी ये हमें मिला कहां से? तो आप ऐसे ही जानिए कि हिंदी हमको वैसे ही मिला कि जैसे बच्चा दूसरे के घर में जन्म ले और नामकरण हमारा कोई पड़ोसी करे। हिंदी ऐसे ही हमें मिला था। हिंदी हमें फारसियों के द्वारा, आज के डेट में कहा जाए तो ईरान और इराक के लोगों के द्वारा दिया गया एक धरोहर था। हिंदी शब्द हमको वहीं से मिला। और हिंदी शब्द हमारा कोई धार्मिक चीज़ें नहीं है, हमारी एक कल्चर है, हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता है, क्योंकि इसकी उत्पत्ति नदियों से हुई है। हिंदी शब्द की उत्पत्ति नदियों से हुई है। एक क्वेश्चन आपसे बार बार रिपीट किया जाता है, पूछा जाता है कि हिंदी शब्द का संबंध किससे है? नदी से है, पहाड़ से है, पर्वत से है, चट्टान से है, मैदान से है, सैल से है, घास मैदान से है, सूर्य से है, तारा से है, कहाँ से है? तो मैं आपको आज क्लियर कर देता हूं कि हिंदी का संबंध नदी से है। और वो किस नदी से है? तो सिंधु नदी से है। वह सिंधु नदी से है। आप जानते हैं कि सिंधु नदी भारत पाकिस्तान के बंटवारा के पहले यानी 47 के पहले भारत की सबसे लंबी नदी हुआ करती थी, जो कि आज के डेट में 3 हिस्सा इसका प्रवाह पाकिस्तान में है। हमारे कुछ विचारकों ने यह कहा है कि मैं भारत को आज़ाद तब मानूंगा जब सिंधु का एक एक कतरा हमारे देश में गिरने लगेगा। इसी सिंधु नदी का दर्शन ईरान और इराक के लोगों ने किया, और इराक और ईरान के लोगों ने दर्शन करने के बाद सिंधु नदी के तट पर निवास करने वाले जितने भी नागरिक थे उनको इन लोगों ने हिंदू कह दिया। क्या कह दिया? हिंदू कह दिया। हिंदू क्यों कहा? उनके वहाँ यानी फारसी में स को ह पढ़ा जाता है
और ध को द पढ़ा जाता है। बाकी आप देखिए मात्रा उसी तरह है, आधा न उसी तरह है, छोटी उसी तरह है, छोटा ऊ उसी तरह है, बस सिंधु को हिंदू पढ़ दिया गया। जैसे आज भी हमारे वहाँ इंग्लिश में अंग, इंग, इय, र, न के लिए एक ही स्पेलिंग है यन, उसी तरह उनके वहाँ स को ह पढ़ा गया और ध को द पढ़ा गया। फिर इस ऊ का बलाघात हुआ। बलाघात का मतलब मित्र होता है कि बलपूर्वक किसी वस्तु को हटा देना। ऊ का बलाघात हुआ और क शब्द की उत्पत्ति हुई और हिंदू से ये हिंदिक बन गया। क्या बन गया? हिंदिक बन गया। फिर क का बलाघात हुआ और क को हटा करके सीधा हम आ गए अपने हिंदी पर। तो यदि हमारा कोई भी हमारी संस्कृति या सभ्यता की हम बात करें तो उस संस्कृति सभ्यता में हमारे नदी हैं, पहाड़ हैं, पर्वत है, सूर्य है, चंद्रमा है, हमारी धार्मिक नीतियां हैं, ये सारे हमारे कल्चर्स के एक पार्ट्स होते हैं। तो आप देखें कि सिंधु नदी से हमने कार्यक्रम शुरू किया और फिर हिंदी पर जाकर के कैसे कैसे हिंदी को हम यहाँ पर लाए। तो सिंधु नदी से हिंदू शब्द बना, हिंदू से फिर क प्रत्यय जोड़ा गया, हिंदिक बना और क का बलाघात किया गया और फिर हिंदी का निर्माण हुआ। इस तरह करके एक हिंदी शब्द की उत्पत्ति हुई। अब हम बात करते हैं कि हिंदी साहित्य का विकास कैसे हुआ। हिंदी की विकास यात्रा पर हम आते हैं। ये तो हिंदी शब्द की उत्पत्ति की बात हो गई, लेकिन हिंदी साहित्य हमारे समाज में कैसे आया? क्योंकि हिंदी शब्द आ गया, हिंदी साहित्य आ गई, फिर हमें व्याकरण पढ़ने की जरूरत पड़ी। और उस व्याकरण को इसलिए पढ़ने की जरूरत पड़ी कि हिंदी साहित्य हम तभी समझ पाएंगे जब हमें हिंदी व्याकरण की जानकारी होगी। तो बात हम करते हैं हिंदी साहित्य का विकास कैसे हुआ। तो हिंदी साहित्य का विकास सबसे पहले हम देखते हैं तो संस्कृत से हुआ। और संस्कृत से क्यों हुआ? क्योंकि संस्कृत शब्द की उत्पत्ति सम उपसर्ग है, क्री धातु है और कत प्रत्यय है, मिलाकर के संस्कृत बना। इस संस्कृत को हम दो पार्ट में बांट दिए। पहला पार्ट हमारा बना अलौकिक संस्कृत। ये अलौकिक संस्कृत बना। अलौकिक संस्कृत के बाद दूसरा हमारा बना लौकिक संस्कृत। अलौकिक संस्कृत को हम वैदिक संस्कृत भी कह सकते हैं और कहते हैं, वैदिक संस्कृत भी इसे हम कहते हैं। अलौकिक का मतलब क्या होता है? आप ज्यादातर विद्यार्थी हमारे भोजपुरी अंचल से संबंध रखते होंगे। भोजपुरी में एक शब्द होता है लौकना। लौकना माने होता है दिखाई देना, अमान्य होता है नहीं, और लौकिक माने होता है देखना। यानी ऐसा साहित्य, ऐसा ग्रंथ जिसकी मूल प्रति आज हमारे समाज में न हो, जिनके राइटर न हो, जिनका काल समय निर्धारित न हो, ऐसे साहित्य को हम अलौकिक साहित्य कहते हैं। और यही अलौकिक साहित्य वैदिक साहित्य में जाकर के बदल जाता है, यानी वैदिक संस्कृत में बदल जाता है। तो हम पहले हम बात करते हैं वैदिक संस्कृत की। वैदिक संस्कृत है क्या? ये वैदिक संस्कृत की यदि हम बात करें तो वैदिक संस्कृत में मित्रों सबसे पहले वेद आता है। आप जानते हैं कि वेद 4 होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद का संबंध जो है आपके प्राकृतिक चीजों से है, प्राकृतिक देवी देवताओं से है। यजुर्वेद का संबंध आपके कर्मकांड से है। सामवेद का संबंध आपके संगीत से है। अथर्ववेद का संबंध आपके चिकित्सा शास्त्र से है। ये वेद हो गए। लेकिन वेद की भाषा इतनी कठिन थी, समझना इसका बड़ा कठिन था, तो वेद को समझने के लिए वेदांग का निर्माण हुआ। वेदांग का मतलब मित्रों होता वेद का अंग, यानी इनके पार्ट बने, वेद के पार्ट बनाए गए और कुल 6 प्रकार के वेदांग बने, जिसमें पहला आया शिक्षा, जिसे वेद का मस्तिष्क कहा गया। कल्प, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, जिसे व्याकरण को वेद का मुख कहा गया। इसी व्याकरण को हम पढ़ रहे हैं, इसी व्याकरण पे हमें पूरा फोकस करना है। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष, और छंद को वेद का पैर कहा गया। छंदानाम पादम संति, यानी छंदों के लिए
यदि कहीं पैर की बात कही गई है तो वह छंद में कही गई है। तो ये 6 प्रकार के हमारे वेदांग बने। और वेदांग के बाद, चूंकि अब वेदांग की भाषा भी कठिन थी, वेदांग को भी समझना आसान नहीं था, तो इसके लिए फिर हमारे ब्राह्मण ग्रंथ बने। ब्राह्मण ग्रंथ बने। अब ये ब्राह्मण ग्रंथ कितने थे? तो 2 ऋग्वेदी ब्राह्मण था। ऋग्वेद का ब्राह्मण ऐत्रेय ब्राह्मण और कौशितकी ब्राह्मण, 2 ब्राह्मण हमारा ऋग्वेदी ब्राह्मण था। उसके बाद यजुर्वेद आया। यजुर्वेद को 2 भागों में बांटा गया, कृष्ण यजुर्वेद, शुक्ल यजुर्वेद। कृष्ण यजुर्वेद का ब्राह्मण तैत्तिरीय ब्राह्मण, शुक्ल यजुर्वेद का ब्राह्मण शतपथ ब्राह्मण। फिर अथर्ववेद आया। अथर्ववेद का जो ब्राह्मण था वो गोपथ ब्राह्मण था। और सामवेद में कुल 13 ब्राह्मण थे, जिसमें जैमिनी आया, संहिता ब्राह्मण आया, कौशी ब्राह्मण आया। कुल मिलाकर के कुल 13 ब्राह्मण हुए। तो 2 ऋग्वेदी, 2 यजुर्वेदी 4, 1 अथर्ववेदी 5 और 13 सामवेदी ब्राह्मण। तो ब्राह्मण ग्रंथों की संख्या मित्रों 18 हो गई। फिर ब्राह्मण ग्रंथ के बाद हमारे पुराण आए। पुराणों की संख्या जो हुई 18 हुई। इसे अष्टादशु पुराणेशु भी कहा जाता है। और पुराण के बाद उपनिषद आया। और उपनिषद से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में निरंतर पूछे जाते हैं कि वेदांत किसे कहते हैं? वेदांत, ध्यान देना है आप, वेदांग और वेदांग, सावधानी हटी कि दुर्घटना घटी। वेदांग और वेदांग, वेदांत का मतलब होता है वेद की परिपाटी का अंतिम ग्रंथ क्या है, और वेदांग का मतलब है कि वेद का अंग कितना है। तो वेदांत की संख्या नहीं है, उपनिषद 108 माने गए, वेदांत 108 हैं। वेद लिखने की परिपाटी में उपनिषद सबसे लास्ट में लिखा गया। कभी कभी एग्जाम में देखने को मिलता है, इतिहास के एग्जाम में भी, हिंदी में भी, संस्कृत में भी क्वेश्चन ये होता है कि वेदांत हम किसे कहते हैं? वेदांत हम किसे कहते हैं? ऑप्शन क्या होगा आपका? वहां वेद होगा, ब्राह्मण ग्रंथ होंगे, पुराण होगा, वेदांग होगा, उपनिषद होगा। उत्तर हमारा वहां क्या होगा? वहां उत्तर होगा उपनिषद। ठीक है, चलिए अब हम आते हैं लौकिक संस्कृत पर। लौकिक संस्कृत पर, ये आपका अलौकिक संस्कृत था। चलिए, लौकिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत क्या है? अभी तक तो हम लोग अलौकिक संस्कृत की बात कर रहे थे। लौकिक संस्कृत क्या है? ये हिंदी की विकास यात्रा में पढ़ा रहा हूं मित्रों। बोरिंग होगा तो बता देना है आप कमेंट के माध्यम से, क्योंकि हिंदी की शुरुआत यहीं से हुई है। जब कोई इतिहास बदला जाता है तो पहले उसके पहले का इतिहास देख लेना पड़ता है। जब हम कुछ शुरुआत करते हैं तो पहले इतिहास भूगोल को जान लेना पड़ता है। इसलिए मित्रों, मैं आपको संस्कृत नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं आपको हिंदी पढ़ा रहा हूं और हिंदी की विकास यात्रा तय कर रहा हूं। और कोई दूरी तय करने के लिए समय लगता है, तो समय लगेगा लेकिन अच्छा लगेगा आप लोगों को। लौकिक संस्कृत पर बात करते हैं। ये लौकिक संस्कृत कहाँ से आई? हमने पहले बताया कि संस्कृत से हिंदी की शुरुआत मानी जाती है। लौकिक अलौकिक में आया। अलौकिक संस्कृत में आपने वेद, पुराण, उपनिषद, ब्राह्मण ग्रंथ की चर्चा की। अलौकिक संस्कृत में क्या आता है? लौकिक पर क्या होता है? अलौकिक का ठीक विपरीत लौकिक है, यानी जो दिखाई दे, जिसका काल समय निर्धारित हो, वही हमारा लौकिक होगा। जिसका काल समय और जिसके रचयिता का नाम पता हो, उसी को हम लौकिक कहते हैं। लौकिक साहित्य में हम देखेंगे तो सबसे पहला ग्रंथ हमारा आता है रामायण। क्या आता है? रामायण सबसे पहले आता है हमारा रामायण। अभी देखिए, यूपीटीटी 2021 का एक क्वेश्चन था, 23 जनवरी को एग्जाम हुआ है। यहीं से क्वेश्चन पूछा गया था कि चतुर्विंश संहिता किस ग्रंथ को कहा जाता है? ऑप्शन में महाभारत भी था, रामायण भी था, गीता भी था, उपनिषद भी था। तो आप जानिएगा कि रामायण को ही हम, रामायण का एक अन्य नाम होता है चतुर्विंश संहिता।
चतुर्विंश संहिता। चतुर्विंश संहिता क्यों कहते हैं इसे? इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें कुल 24,000 श्लोकों का समावेश है। 24,000 श्लोक हैं, 7 कांड हैं, 7 कांड हैं। कांड की शुरुआत होती है बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड और युद्ध कांड। यही कांड हमें ध्यान देना होगा। कंपटीशन में क्वेश्चन पूछा जाता है कि तुलसी के रामचरितमानस और वाल्मीकि के रामायण के किस कालखंड में परिवर्तन है? तो वाल्मीकि साहब अपने रामायण में अर्थात चतुर्विंश संहिता में लंका कांड को युद्ध कांड कहा है, यानी छठवें नंबर का कांड है ये, और तुलसीदास ने इसी को लंका कांड कहा है। और फिर आपका आता है उत्तर कांड। 7 कांडों में यह विभक्त है, संस्कृत भाषा में लिखा गया है। किस भाषा में लिखा गया है? संस्कृत भाषा में लिखा गया है। और तब जाकर के एक रामायण हमारा तैयार हुआ। तो ये अलौकिक ग्रंथ का पहला पुस्तक था जिसे रामायण नाम दिया गया, और इसे हम आदि काव्य भी कहते हैं। कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है आदि काव्य की संज्ञा हम किसे दे सकते हैं? रामायण, महाभारत, गीता, पुराण, वहां भी 4 ऑप्शन होंगे। याद रखना है आप, जब आदि काव्य की बात होगी, आदि माने होता है प्रारंभ, आदि का विलोम अंत होता है। आपसे जब आदि की बात पूछी जाएगी तो आदि का मतलब सीधा रामायण पढ़ाएगा। और आदि कवि किसे कहेंगे? तो आदि काव्य के रचनाकार जो होगा वही आदि कवि कहलाएगा, और वह आदि कवि महर्षि वाल्मीकि होंगे। चलिए दूसरे नंबर पर आते हैं हम। रामायण के बाद दूसरा नंबर हमारा लौकिक में आता है महाभारत का। महाभारत में पहली चीज यह है कि इसे हम सहस्त्र संहिता के नाम से जानते हैं। सहस्त्र संहिता क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें कुल 1,00,000 श्लोकों का समावेशन है। कुल 1,00,000 श्लोक हैं। वेद व्यास की ये रचना है। वेद व्यास इसके राइटर हैं, लेकिन रामायण का महाभारत का जो मूल नाम है इसे हम जय संहिता कहते हैं। और ये जय संहिता जब था तो वेद व्यास की मूल रचना है जय संहिता। इसमें कुल 8800 श्लोक थे। कितने श्लोक थे जी? 8800। ये 8800 वेद व्यास के हाथ से लिखा हुआ था। जय संहिता के बाद इसका नामकरण हुआ भारत के नाम से पड़ा, और तब जाकर के इसमें श्लोकों की संख्या हो गई 24,000। और फिर इसकी को आगे बढ़ाया गया और जिनकी संख्या हो गई, जिसका नाम बदला गया महाभारत, और इसमें जाकर के कुल 1,00,000 श्लोक हो गए। जब ये महाभारत के रूप में बना, इसी का नाम यहाँ आकर के सहस्त्र संहिता हो गया। कुल इसमें 18 पर्व हैं। आप कहोगे पर्व माने त्योहार, तो नहीं, पर्व माने होता है अध्याय, लेसन जिसे आप कहते हैं। कुल 18 पर्व हैं इसमें। संस्कृत भाषा में लिखी गई वेद व्यास की रचना है। इसका प्राचीन नाम जय संहिता है। 8800 श्लोक हैं। दूसरा भारत बना, 24,000 श्लोक हुए, और फिर जाकर के महाभारत बना, 1,00,000 श्लोक हुए। जब 1,00,000 श्लोक हुआ, इसे सहस्त्र संहिता के नाम से जानते हैं, और लौकिक साहित्य का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है। तो इस तरह हमारा संस्कृत हमने देख लिया। संस्कृत के बाद अब देखिए नंबर हमारा आता है हिंदी साहित्य की विकास यात्रा के क्रम में हमने देखा संस्कृत के बाद नंबर आता है पाली का। मित्रों, पाली का शाब्दिक अर्थ होता है बुद्ध वचन। पाली अपने आप में कोई भाषा नहीं है। पाली संस्कृत का ही तोड़ मड़ोड़ करके एक शब्द निकाला गया है। पाली का शाब्दिक अर्थ होता है बुद्ध वचन। बुद्ध ने जिस भाषा का प्रयोग किया वह पाली था। वह भाषा कहीं और से नहीं आई थी। संस्कृत के वैदिक संस्कृत को तोड़ मड़ोड़ करके उसको आसान बनाने के लिए पाली का विकास हुआ, और इसलिए पाली को कहा गया कि ये पाली जो है बुद्ध वचन से संबंधित है। पाली की एक महत्वपूर्ण रचना आई त्रिपिटक,
जो 3 अध्यायों में विभक्त था, विनय पिटक, सूत पिटक और धम्म पिटक। और इसके 3 उद्देश्य भी थे, बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। तो संस्कृत के बाद पाली का विकास हुआ। पाली का संबंध बौद्ध धर्म से था, बौद्ध दर्शन से था। पाली के बाद नंबर आता है हमारा प्राकृत। जैनियों का समय जो था प्राकृत से था। आप देखिए, जैन के प्रथम तीर्थकार ऋषभदेव थे, जिनका प्रतीक बैल था, और इनके 23वें तीर्थकार ऋषभदेव थे, पारशुनाथ थे, जिनका प्रतीक चिन्ह सर्प था, और 24वें तीर्थकार महावीर स्वामी थे, जिनका प्रतीक चिन्ह शेर था। पूरा का पूरा जैन साहित्य जो था प्राकृत भाषाओं में विभक्त था। आप देखेंगे, जब हम हिंदी साहित्य का इतिहास आपके सामने लेकर के आएंगे तो हम बताएंगे उसमें कि प्राकृत का पाणिनि किसे कहा गया। हेमचंद्र को प्राकृत का पाणिनि कहा गया। हम आपको बताएंगे कि किशोरीदास वाजपेयी ने प्राकृत के बारे में क्या कहा। हम आपको बताएंगे कि प्राकृत से ही हमारे अवहट और अपभ्रंश का निर्माण कैसे हुआ। तो प्राकृत से हिंदी की जो शुरुआत है थोड़ी सी अच्छी होने लगी, और पाली का तोड़ प्राकृत था, संस्कृत का तोड़ पाली था, पाली का तोड़ प्राकृत था, और प्राकृत के तोड़ के बाद नंबर आता है अपभ्रंश का, और हिंदी की शुरुआत अब अच्छे तरीके से यहां से प्रारंभ हो गया था। हम देखते हैं अपभ्रंश के पहले कवि के बारे में पूछा जाता है। अपभ्रंश का वाल्मीकि कौन है, अपभ्रंश का व्यास कौन है। इस टाइप के क्वेश्चन हिंदी साहित्य के इतिहास में भी आपसे पूछे जाते हैं। और यदि ऑप्शन में आपके ये रहे कि हिंदी की प्रारंभिक अवस्था क्या है, और ऑप्शन में यदि संस्कृत नहीं है तो उत्तर आपका अपभ्रंश होगा, न पाल होगा न प्राकृत होगा, क्योंकि ये तीनों भाषा एक तरह के थे, ये तीनों कहीं ना कहीं संस्कृत थे। बस फर्क इतना था, जैसे उर्दू और अरबी में फर्क है, अरबी और फारसी में जितना फर्क है उतना ही फर्क संस्कृत और पाली में था, पाली और प्राकृत में था। बात हम करते हैं अपभ्रंश की। अपभ्रंश भाषा हमारे राजस्थानी, मारवाड़ी, कुछ हिंदी को मिक्स करके एक भाषा तैयार की गई, अपभ्रंश। अपभ्रंश के बाद मित्रों नंबर आया हमारा अवहट्ट का। अवहट्ट में आते आते हिंदी थोड़ी और साफ हो गई, और अवहट्ट के बाद, चूंकि हम अपभ्रंश अवहट्ट पर अभी चर्चा इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि जब हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ाएंगे तो हिंदी साहित्य के इतिहास में अपभ्रंश और अवहट्ट से ही हम हिंदी साहित्य का शुरुआत करते हैं। आदिकाल, हिंदी के आदिकाल को पढ़ाने से पहले, हिंदी के आदिकाल को पढ़ाने से पहले हम अपभ्रंश और अवहट्ट के इतिहास को पढ़ाते हैं। दामोदर कवि के बारे में पढ़ाते हैं हम, अब्दुल रहमान के बारे में पढ़ाते हैं हम। तो अपभ्रंश और अवहट्ट से ही इसकी शुरुआत होगी। तो अवहट्ट हुआ, और अवहट्ट के बाद हमारा आया पुरानी हिंदी। आप कहोगे मित्रों पुरानी हिंदी क्या है, तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने इसे पुरानी हिंदी कहा। और चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने पुरानी हिंदी क्यों कहा, ये वही चंद्रधर शर्मा गुलेरी हैं जिसने एक कहानी लिखी थी। उसने कहा था, सिख समाज के ऊपर लिखी गई कहानी, उसने कहा था हिंदी को पुरानी हिंदी इन्होंने कहा। और क्यों कहा, क्योंकि हिंदी का जो भाषा था, आप देखिए 1050 से आदिकाल की शुरुआत होती है, और 1050 से 1375 तक आदिकाल चलता है। और इस दरमियान जिस हिंदी की आगाज हुई, जिस हिंदी की शुरुआत हुई, वो डिंगल पिंगल भाषाओं से हुई। डिंगल पिंगल क्या था, राजस्थानी और ब्रज के मिक्स को हमने डिंगल कहा, और अपभ्रंश प्लस मराठी के मिक्स को हमने पिंगल कहा। ये दोनों भाषाओं में ये बट गई। आप देखिए हिंदी साहित्य का जो पहला ग्रंथ है, महाकाव्य है, चंद बरदाई कृत पृथ्वीराज रासो, कुल 69 समयों में विभक्त है। यहाँ भी समय माने अध्याय है। जैसे हमने आपको अभी महाभारत में बताया था कि महाभारत में 18 पर्व हैं, पर्व माने अध्याय, वैसे ही पृथ्वीराज चौहान की वीर गाथा है, चंद बरदाई इसके राइटर हैं। और एक इत्तेफाक देखिए, इतिहासकारों ने ये लिखा है कि जिस दिन पृथ्वीराज चौहान का जन्म हुआ था, चंद बरदाई का भी जन्म उसी दिन हुआ था। पूरा पृथ्वीराज रासो हिंदी साहित्य का पहला महाकाव्य डिंगल पिंगल भाषाओं में लिखा गया था। इसी डिंगल पिंगल भाषा को चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने पुरानी हिंदी का नाम दिया। डिंगल पिंगल के बाद कबीर साहब का नंबर आता है। भक्ति काल का उद्भव होता है। भक्ति काल को 4 भागों में बांटा गया।
संत काव्यधारा, सूफी काव्यधारा, कृष्ण काव्यधारा, राम काव्यधारा। संत काव्यधारा को ज्ञानाश्री काव्यधारा कहा गया और इनकी भाषा पंचमेल खिचड़ी थी। श्याम सुंदर दास ने कबीर की भाषा को पंचमेल खिचड़ी कही, जबकि रामचंद्र शुक्ल ने सधुक्कड़ी कहा और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने तो बकायदा इनको बाणी का डिक्टेटर कह दिया। डिक्टेटर माने तानाशाह कह दिया। ये बाणी के तानाशाह हैं, जिस भाषा को जैसे चाहे वैसे तोड़ मरोड़ दिए। कबीर साहब में ये क्षमता थी। तो कबीर की भाषा, अवधि ब्रज की भाषा, डिंगल पिंगल की भाषा, इस हिंदी को पुरानी हिंदी की संज्ञा चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने सबसे पहले दी। रामचंद्र शुक्ल ने इस मान्यता को माना है, श्याम सुंदर दास ने भी इस मान्यता को माना है कि पुरानी हिंदी थी। प्रश्न ये आता है कि कबीर के बाद नंबर आता है जायसी साहब का। जायसी साहब ने पद्मावत लिखा, अखरावट लिखा, आखिरी कलाम लिखा, चित्रलेखा लिखा, कहरनामा लिखा, मसलनामा लिखा। ये सारी की सारी भाषा अवधि में लिखी गई। और अवधि के बाद नंबर आता है हमारा राम काव्यधारा का। राम काव्यधारा, तुलसी इसके अग्रणी कवि थे। तुलसी के प्रमाणिक ग्रंथों की संख्या कुल 12 मानी गई, जिसमें 7 बड़े काव्य बने, 5 छोटे काव्य बने। जो 5 छोटे काव्य बने, कवितावली, गीतावली, दोहावली, कृष्ण गीतावली और वैराग संदीपनी और विनय पत्रिका, ये जो रचनाएं इनकी हुई ये ब्रज भाषा की हुई। शेष जो रचनाएं बची, रामचरितमानस बचा, हनुमान बाहु बचा, वैराग संदीपनी बना, कृष्ण गीतावली नहीं, वैराग संदीपनी बचा। ये रचनाएं इनकी अवधि में आई। रामचंद्र शुक्ल ने बकायदा ये कहा है, रामचंद्र शुक्ल के आराध्य कवि थे तुलसीदास, क्योंकि लोक मंगल की भावना से ओत प्रोत हो करके लोक मंगल की साधना अवस्था को सिद्ध किसी ने किया तो तुलसी के काव्य में किया। आप रामचरितमानस की चौपाई आपको याद होगा कि मंगल भवन मंगलहारी, ये लोक मंगल की साधना अवस्था को स्थापित किए हैं। और इसी लोक मंगल की साधना अवस्था की सिद्धावस्था को लेकर के रामचंद्र शुक्ल के आराध्य कवि बने तुलसीदास। तो तुलसीदास की भाषा भी ब्रज और अवधि में बट गई। आते हम कृष्ण काव्यधारा में। कृष्ण काव्यधारा पूरा का पूरा ब्रज में लिखा गया। पूरे हिंदी साहित्य में ब्रज ने एक छत्र राज किया है। ब्रज कितना किसी ने राज किया ही नहीं है। जैसे आप देखिए, अंग्रेज हमको 200, 250, 300 वर्ष तक हमारे ऊपर हुकूमत किए, उसी तरह ब्रज की कहानी देखिए। आधा भक्ति काल, पूरा रीतिकाल, यहां तक कि भारतेंदु द्विवेदी युग तक ब्रज भाषा का प्रयोग होता गया। और रीतिकाल का प्रयोग, कृष्ण काव्यधारा का प्रयोग, राम भक्ति काव्य में आधा से अधिक कवियों ने ब्रज भाषा का प्रयोग किया। भारतेंदु और द्विवेदी युग तक ब्रज भाषा का प्रयोग होता रहा। तो सबसे ज्यादा समय तक किसी ने राज किया तो ब्रज भाषा किया। तो ये हमारी पुरानी हिंदी रही, ब्रज, अवधि, डिंगल पिंगल, कबीर की भाषा। कबीर की भाषा को हम एक नहीं कह सकते, क्योंकि कबीर ने स्वयं ही कहा है कि बोली हमरी पूरब की हमें लखे ना कोई, यानी पूरब की बोली यानी हमारी भोजपुरी की बोली। तो बोली हमारी पूरब की हमें लखे ना कोई, अपने आप को पूर्वी हिंदी विद बने। नंबर आता कि पुरानी हिंदी यदि ये है, ब्रज अवधि डिंगल पिंगल यदि पुरानी हिंदी है, तो नई हिंदी क्या है? तो मित्रों, नई हिंदी हमारी है खड़ी बोली। खड़ी बोली 1873 में भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र ने एक ग्रंथ लिखी, तदी समाज की स्थापना किए और उसी तदी समाज के अंतर्गत तदी सर्वस्व की कल्पना किए। और यही 1873 आगे चल करके 1879 में हिंदी नई चाल में ढली, यानी हिंदी अब अपना रूप दूसरा ले रही थी। लेकिन भारतेंदु हरिश्चंद्र ने तो ये बातें लिख दी। लिखने के बाद उनके जो काव्य की भाषा थी ब्रज थी, इनके ऊपर क्वेश्चन मार्क लगा कि महोदय आपने कुल 175 रचना अपने जीवन काल में लिखा, 70 रचनाएं आपकी पद की हैं और 105 रचनाएं गद्य की हैं। गद्य की भाषा तो इनकी खड़ी थी, लेकिन पद की भाषा इनकी ब्रज ही थी। पद की भाषा को इन्होंने नहीं बना पाया। ब्रज काव्य की भाषा खड़ी बोली अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध के प्रियप्रवास से शुरू हुई। प्रियप्रवास खड़ी बोली का पहला महाकाव्य बना, जिसमें कुल 17 सर्ग बने और द्विवेदी युग में इसकी आगाज हुआ। तो हम बात करते हैं नई हिंदी की। तो नई हिंदी में
हमारा खड़ी बोली का प्रयोग हुआ और आज का पूरा समाज, जितने हिंदी के कवि हैं, सभी लोग नई हिंदी यानी खड़ी बोली में ही रचना लिखते हैं। आप चाहे सर्वेश्वर सक्सेना की कविता ले लें, केदारनाथ सिंह की कविता ले लें, नामवर सिंह की कविता ले लें, विश्वनाथ प्रसाद तिवारी की कविता ले लें, आईडी मिश्र की कविता ले लें, या तो फिर धरीक्षण मिश्र की कविता ले लें, आप चाहे जिनकी कविता उठा लीजिए। द्विवेदी युग के बाद जितनी रचना लिखी गई, चाहे वह प्रसाद का हुआ, पंत का हुआ, निराला का हुआ, महादेवी वर्मा का हुआ, भगवती चरण वर्मा का हुआ, राम कुमार वर्मा का हुआ, जितने राइटर हुए सब नई हिंदी में रचना लिखने लगे। तो हम देखें, संस्कृत से शुरुआत हुई, संस्कृत को दो भागों में बांटा गया, वैदिक संस्कृत अर्थात अलौकिक संस्कृत, दूसरा लौकिक संस्कृत, फिर पाली आया, पाली को हमने बौद्ध से जोड़ करके देखा, प्राकृत को हमने जैन से जोड़ करके देखा। अपभ्रंश किसी संप्रदाय को लेकर के नहीं चला था, अपभ्रंश से हिंदी की असली आगाज हुआ और अपभ्रंश के बाद अवहट और पुरानी हिंदी नई हिंदी में प्रयोग हुआ और इसी नई हिंदी को आज हम मानक बना करके पढ़ते हैं। यही हमारे मानक हिंदी का एक रूप है। एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता कि मानक हिंदी में कितने स्वर होते हैं, तो मानक हिंदी का स्वर 11 है। मानक हिंदी के पहले स्वर 13 थे, लेकिन जब से मानक हिंदी बना, मानक हिंदी माने नई हिंदी जब से बना, तो इसमें अंग और अह को अयोगवाह में रख दिया गया, इसे स्वर की संज्ञा से हटा दिया गया। तो आपने देखा कि हिंदी शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई, हमने बताया कि सिंधु नदी से हुआ। हिंदी साहित्य का विकास कहाँ से हुआ, संस्कृत से हुआ, और संस्कृत से होते होते एक लंबी यात्रा तय करनी पड़ी और तब जाकर के नई हिंदी की शुरुआत हुई। ये तो रहा हमारे हिंदी से संबंधित। अब नंबर आता है हमारे व्याकरण पर। चलें सर, हो गया आज के, इतना हो गया।